हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कूलिंग टावर डिज़ाइन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम साइक्रोमेट्रिक कंसेप्ट्स के बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पायोज लर्न द स्मार्टर वे। सबसे पहले साइक्रोमेट्रिक्स मतलब क्या है। देखो, ये जो साइक्रोमेट्रिक्स वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है साइक्रोन, जिसका मतलब है कोल्ड, और दूसरा ग्रीक वर्ड है मैट्रिक्स, जिसका मतलब है मेजरमेंट। ओके, अब इन दोनों वर्ड से बना हुआ ये जो साइक्रोमेट्रिक शब्द है वो क्या बताता है। साइक्रोमेट्रिक्स या फिर साइक्रोमेट्री आर द टर्म्स विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस वेपर मिक्सचर। अब देखो, आप बोलोगे हम कूलिंग टावर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गैस वेपर मिक्सचर आता है और हमें साइक्रोमेट्रिक्स क्यों पढ़ना है। देखो, अगर आप एयर कंसिडर करते हो तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी अदर गैसेस है वो 0.03% है, जो भी आर्गॉन गैस है वो 0.97% है, नाइट्रोजन 78% है, वाटर वेपर्स 1% है। और ये जो 1% वाटर वेपर्स है ना, उसके कारण हमें साइक्रोमेट्रिक्स यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। अब आप बोलोगे 1% ही तो है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 1% जो है ना, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे भी बोल सकते हो 1% वाटर वेपर्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखो, 1% वाटर वेपर से क्या क्या होता है। देखो, विंटर्स में जो भी आप ड्यू देखते हो वो 1% वाटर वेपर्स की वजह से आती है। ठंडी में अगर आप देखते हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो भी 1% वाटर वेपर्स की वजह से होता है। मुंबई या फिर जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो भी 1% वाटर वेपर्स की वजह से है। समझ रहे हो, 1% वाटर वेपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसीलिए जहाँ पे भी आप एयर से रिलेटेड इक्विपमेंट साइज कर रहे हो या फिर सिलेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको साइक्रोमेट्रिक्स के बारे में सोचना ही सोचना है। क्लियर है? इसीलिए साइक्रोमेट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइक्रोमेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे सबसे पहले ये पूछा गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। मैंने उसका डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा वेट बल्ब टेम्परेचर अगर थर्मामीटर को अगर आप कॉटन लगा के मेजर करते हो, अगर हमारा जो भी क्लाइंट है वो ओवरसीज क्लाइंट है या फिर प्लांट हमारा दूसरे कंट्री में है, तो क्या आप वहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए जाओगे? वहाँ का वेट बल्ब टेम्परेचर आप कैसे मेजर करोगे? ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था और उसका आंसर मैंने साइक्रोमेट्रिक्स का यूज़ करके ही दिया था। और मुझे लगता है उसी आंसर की वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। उस क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या दिया था वो साइक्रोमेट्रिक्स चार्ट एक्सप्लेन करते समय मैं आपको बताऊँगा। ओके, चलो सबसे पहले साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते हैं। देखो, साइक्रोमेट्रिक चार्ट अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा जिसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा, मॉइस्चर क्वांटिटी या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा। ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट में इंफॉर्मेशन मिलता है। और एक चीज़ आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में याद रखना है, ये जो भी आप चार्ट यहाँ पे देख रहे हो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रेफरेंस मान के ड्रॉ किया गया है। अगर आप अलग अलग प्रेशर पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं। अगर आप कूलिंग टावर भी कंसिडर करते हो तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, इसके लिए ये चार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? ओके, अब ये अलग अलग साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द एक्चुअल या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर्ड बाय अ स्टैंडर्ड थर्मोमीटर। इसका मतलब कोई भी थर्मोमीटर अगर आप लेते हो और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर आप उससे मेजर करते हो तो वो जो भी रीडिंग देगा वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब अगर आप ये बॉटल कंसिडर करते हो और इसे कोई क्लॉथ वगैरह रैप नहीं किया है, ओके, तो यहाँ के बाहर का जो भी टेम्परेचर रहेगा वही टेम्परेचर इस बॉटल के अंदर के पानी का रहेगा। क्लियर है? यह हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कैसे डिनोट करते हैं? ये जो भी नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस है, वहाँ पे आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्केल मिलेगा। वो 20 से लेकर 105 तक है। अगर आपके केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 आ रहा है तो आपको जहाँ पे भी 40 आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा। क्लियर है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कैसे प्लॉट करना है। ओके, उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर।
देखो वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर WBT मतलब क्या है? WBT इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रीच्ड बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के केस में हमने एक बॉटल कंसिडर किया था जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर था, मतलब इसके बाहर में कोई क्लॉथ वगैरह रैप नहीं किया था। लेकिन इस केस में अगर आप देखते हो यहाँ पे क्लॉथ रैप किया है। देखो आपने गर्मी में भी देखा होगा, अगर आपको पानी ठंडा रखना है तो आप क्या करते थे, उसको एक गीला कपड़ा बांध के रखते थे। और वही कंसेप्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर का। हम बचपन से यूज़ करते आए हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। ओके, पहले क्या होता था, जब भी यहाँ पे बॉटल को कोई कपड़ा रैप नहीं किया है तो क्या होता है, जो भी बाहर का टेम्परेचर है वही पानी का टेम्परेचर अंदर का भी मेंटेन होने के लिए ट्राई करता है, जिसके कारण बॉटल के अंदर का पानी आपको गर्म महसूस होता है। ओके, लेकिन अगर आप उसे एक गीला कपड़ा बांध के रखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे जो भी बाहर अनसैचुरेटेड एयर है, अनसैचुरेटेड एयर मतलब क्या है, जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। ओके, मतलब यहाँ पे मास ट्रांसफर हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पे 100% मॉइस्चर कंटेंट है और यहाँ पे 1% मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये जो भी एयर है वो उसके टेम्परेचर के हिसाब से जो भी 100% मॉइस्चर यहाँ पे अवेलेबल है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। ओके, और ये जो भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है। मतलब अगर गर्म एयर है तो वो ज़्यादा वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो वाटर वेपर्स कम एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे जो भी एयर है उसके टेम्परेचर के हिसाब से 100% और 1%, यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके वजह से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कपड़े से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये वाटर वेपर्स डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स चाहिए। तो ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होने चाहिए। अब इवेपोरेट होने के लिए उसके पास हीट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जो भी बॉटल के अंदर का पानी है उसमें से हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। क्लियर है? ये बाहर का टेम्परेचर मैच करने के लिए या फिर ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको इवेपोरेट होने के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए वो जो भी गीला कपड़ा है वो जो भी बॉटल के अंदर का पानी है उसमें से खींचना स्टार्ट करता है, जिसके कारण जो भी बॉटल के अंदर पानी है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और मान लो बाहर का टेम्परेचर T1 है तो बॉटल के अंदर का टेम्परेचर T2 बन जाता है। क्लियर है? और T2 इज स्मॉलर देन T1। क्लियर है? मतलब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बॉटल के अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा, इसीलिए हमें कपड़ा बांधने के बाद पानी ठंडा मिलता है। क्लियर है? और यही कंसेप्ट है इवेपोरेटिव कूलिंग का। इवेपोरेटिव कूलिंग मतलब क्या है, जो भी गीला कपड़ा है उसके ऊपर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है वो इवेपोरेशन करके निकल जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। यही सेम कंसेप्ट वाटर पॉट के कंसेप्ट में होता है। उसमें क्या होता है, ये मिट्टी से बना हुआ होता है तो इसके ऊपर पोर्स रहते हैं, जिस पोर्स के कारण यहाँ पे वाटर बाहर आना स्टार्ट होता है और ये बाहर आया हुआ पानी जो भी अनसैचुरेटेड एयर है वो एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश करता है। अब एब्जॉर्ब करते समय यहाँ का पानी इवेपोरेट होना चाहिए, तो इवेपोरेट होने के लिए जो भी पॉट के अंदर का हीट है वो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण ये जो भी अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। क्लियर है? और ये टेम्परेचर कहाँ तक ड्रॉप हो जाता है, इस अगर बॉटल के केस में देखते हैं तो बॉटल का पानी कितने टेम्परेचर तक ठंडा हो सकता है, वो टेम्परेचर रहता है वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? ओके, अब वेट बल्ब टेम्परेचर अगर हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा, ये जो भी क्रॉस लाइन्स है वो हमें वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब अगर आपके केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 है, ओके, तो 40 के ऊपर जाकर जो भी आप टेम्परेचर देखोगे इस लाइन पे, या फिर अगर आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये टेम्परेचर रहेगा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। और अगर आप वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे प्लॉट करते हो तो वही सेम टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये लाइन अगर ऊपर जाके यहाँ पे 30 डिग्री दिखा रहा है तो नीचे भी वो 30 डिग्री ही रहेगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि जब भी एयर सैचुरेट हो जाता है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। DBT इज इक्वल टू WBT एट सैचुरेशन पॉइंट।
इसका मतलब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, मतलब एयर सैचुरेट हो जाती है, तो जो भी वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा वही सेम आपको मिलेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है? WBT क्या है, उसके अलग अलग कंसेप्ट्स क्या है? ओके। उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर क्वांटिटी, या फिर ह्यूमिडिटी रेशो, या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सब पॉइंट्स आपको एक ही डेफिनेशन बताते हैं। इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर मिक्सचर आप कंसिडर करते हो, तो उसमें कुछ अमाउंट में मॉइस्चर रहेगा और कुछ अमाउंट में ड्राई एयर रहेगा। तो जो भी मॉइस्चर है उसका केजी में वेट और जो भी ड्राई एयर है उसका वेट, अगर इन दोनों का रेशो अगर आप निकालते हो तो आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मिलता है। जो भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो हम ग्राम पर केजी या फिर ग्रेन्स पर पाउंड में मेजर करते हैं। अगर आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते हो तो वहाँ पे आपको ये जो भी वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का स्केल मिलेगा। मतलब मान लो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 0.01 है, ओके, 0.01 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर 40 है, ओके, 40 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, मतलब ये लाइन आपका ऊपर जाएगा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का लाइन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। समझ रहे हो? ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ओके, अब इस पॉइंट से आप बाकी के पैरामीटर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हमने देखा था जो भी WBT है उसके लाइंस कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर आएगा वो आपका रहेगा WBT। क्लियर है? दो पॉइंट्स यूज करके हमने WBT कैसे कैलकुलेट किया। अब देखो यही सेम पॉइंट आपको नीचे मिलेगा। यहाँ पे जो भी टेम्परेचर आएगा वही टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी 35 रहेगा, यहाँ पे भी 35 रहेगा। तो ये 35 आपका WBT है। क्लियर है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हमने WBT कैसे निकाला। अगर आपके पास WBT और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दो है तो आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी निकाल सकते हो। क्लियर है? आपके पास ये लाइन आ जाएगा और ये लाइन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ओके। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब एयर में नॉर्मल कंडीशन में कितने वाटर वेपर्स अवेलेबल है। मान लो आप 40 डिग्री सेल्सियस की एयर कंसिडर करते हो। अब 40 डिग्री सेल्सियस की एयर जो आपके पास अवेलेबल है उसमें मान लो 0.01 ग्राम पर केजी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, ओके। और 40 डिग्री सेल्सियस की एयर 0.1 ग्राम पर केजी मैक्सिमम मॉइस्चर एक्यूमुलेट कर सकती है। मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट अगर 0.1 ग्राम पर केजी है तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ये जो भी वैल्यू आएगा वो आपका रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। अब देखो अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको डिनोट करनी है तो आपके पास ऐसे कर्व लाइंस हैं, ओके। ये कर्व लाइंस डिनोट करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। हमने देखा था 40 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर की एयर हमारे पास है जिसमें 0.1 ग्राम पर केजी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी, ओके। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 0.01 ग्राम पर केजी, ओके। उसके लिए हमने WBT फाइंड आउट किया था 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी कर्व्स है उसे ही पैरेलल एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा अगर आपने कर्व प्लॉट किया तो आपको यहाँ पे जो भी रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग रहेगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। देखो ये 20% है और ये 100% है, मतलब ये कहीं पे 65% तक आ जाएगा। मतलब 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस एयर में। क्लियर है कंसेप्ट क्या है? ओके। अब आप देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट क्या रहता है। अगर आप विंटर का केस देखते हो, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने से जो भी एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और विंटर के केस में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये कंसेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। देखो कपड़े अगर गर्मी की वजह से सूखते हैं तो अगर आप फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट में देखते हो तो लोग घर के अंदर कपड़े सुखाते हैं,
वहाँ थोड़ी गर्मी आती है, लेकिन फिर भी कपड़े सूखते हैं ना। वो इसीलिए सूखते हैं क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आता है। अगर आप मुंबई या फिर कोस्टल एरिया का एग्जाम्पल देखोगे तो वहाँ पे कपड़े सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। क्लियर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे उसे कैसे देखना है? ओके। उसके बाद सैचुरेटेड एयर। देखो सैचुरेटेड एयर मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जो भी एयर है उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट कर लेता है। मतलब वो 100% जो भी उसको वाटर वेपर चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। ओके, सैचुरेटेड एयर के केस में जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो 100% रहती है। अगर आपने पिछला कर्व भी देखा रहेगा, इस पॉइंट पे हमने 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंसीडर की थी और यही पॉइंट वो है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला। क्लियर है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखो ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट क्या है? आपने विंटर्स के मॉर्निंग में देखा होगा, जो भी पेड़ के पत्ते रहते हैं उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जमा हुआ रहते हैं। वो कैसे जमा होते हैं? वो जमा होते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि देखो विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होगा? वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, हमने देखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अगर वाटर का वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 1 बन जाएगी इसका मतलब वो एयर 100% सैचुरेट हो गई है। ओके, अब देखो टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो गया वैसे वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगी तो उसके नीचे जब भी आप टेम्परेचर ड्रॉप करोगे तो उसमें जो भी वाटर अवेलेबल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाती है और फर्दर टेम्परेचर ड्रॉप करने के कारण जो भी वाटर वेपर्स अवेलेबल है वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। जिस पॉइंट पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब अगर आप विंटर्स में देखोगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को भी क्रॉस करता है, और जैसे ही वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को क्रॉस करता है वैसे ही वो एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स अवेलेबल है वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और हमें अपने बाजू में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? अगर ड्यू पॉइंट आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए भी आप हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन वो टुवर्ड्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे थे। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के केस में आपको क्या करना है? टुवर्ड्स ये जो भी कर्व है वहां पे ड्रॉ करना है। मतलब हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया था, हमारा जो भी एयर है वो 40 डिग्री सेल्सियस का है, उसमें 0.01% एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। उस हिसाब से उसका वेट बल्ब टेम्परेचर हमने 35 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट किया था। अब 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर ड्रॉ करने के बाद अगर आपको ड्यू पॉइंट ड्रॉ करना है तो ड्यू पॉइंट आप कैसे ड्रॉ करोगे? जो भी आपको पॉइंट मिला है उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व की तरफ ड्रॉ करोगे। तो कर्व की तरफ ड्रॉ करने के बाद आप इस पॉइंट को जहां पे भी टच करोगे इसका मतलब ये हो गया 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यहाँ पे आने के बाद अब ये जो भी टेम्परेचर है वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है। अगर मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस आपको मिलता है तो जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और ड्यू पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? इंटरव्यू में आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन तीनों को ऑर्डर में लगाओ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है क्या कंसेप्ट है ड्यू पॉइंट का? ओके, अब ये सभी पॉइंट हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं यहाँ पे। ओके, ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ओके, 75 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है उसके लिए आपको राइट साइड में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 90
ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर, मतलब 90 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर, इतनी यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। ओके, अब मान लो आप क्या करते हो, सेम टेम्परेचर पे अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो सैचुरेशन पॉइंट पे जाने के लिए आपको कितना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए वही लाइन आपको इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ये कितना है, अराउंड 145। इसका मतलब 1 पाउंड एयर अगर आपको सैचुरेट करनी है 75 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको उसमें 145 ग्रेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ओके, अब मान लो आप टेम्परेचर कम करना स्टार्ट करते हो, आपने इसी पॉइंट से टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, फिर भी जाके आप एक बार सैचुरेशन पॉइंट पे टकराते हो। इसका मतलब क्या है, ये भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, लेकिन ये आपने कम टेम्परेचर किया उसकी वजह से। आप यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करोगे तो 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा। इसका मतलब 56 डिग्री सेल्सियस पे भी एयर सैचुरेट हो सकता है, लेकिन आपको 75 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करके 55 तक लाना पड़ेगा। और ये क्या इंडिकेट करता है? ड्यू पॉइंट। इसमें आप क्या कर रहे हो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है उतने ही है, सिर्फ क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल हो रहा है, जिसके कारण आपको मॉर्निंग में ड्यू देखने को मिलती है। क्लियर है? वही सेम कंसेप्ट है। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर कम हो रहा है, जिसके कारण आपको एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा, और फर्दर टेम्परेचर ड्रॉप अगर आप करते हो तो आपको ड्यू फॉर्म होती हुई मिलेगी। यह आपका ड्यू पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब वही कंसेप्ट हम वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए देखते हैं। देखो वेट बल्ब टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, ये थर्मामीटर है, उसको हमने एक वेट क्लॉथ लगाया जो क्या करता है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें से मॉइस्चर कंटेंट बाहर आ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर कम होगा और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। क्लियर है? अब देखो टेम्परेचर कम करना है मतलब आपको इधर आना है, मॉइस्चर बढ़ाना है मतलब आपको उधर ऊपर जाना है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन कैसे रहेगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? इसीलिए वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस क्रॉस मार्क है। क्लियर है? अब हम वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए यहाँ पे आ गए, फिर से हम सैचुरेशन कर्व को टकरा गए। देखो अब वेट बल्ब टेम्परेचर के नीचे तो टेम्परेचर फॉल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एयर सैचुरेट हो गई, अब और मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और टेम्परेचर फॉल नहीं हो सकता, जिसके कारण वहाँ पे जो भी आपको टेम्परेचर मिलेगा वही सेम टेम्परेचर अगर 100% सैचुरेटेड एयर है तो उस केस में आपको वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा। इसलिए ऊपर भी 65 आपको दिख रहा है, नीचे भी 65 आपको दिख रहा है। क्लियर है? ड्यू पॉइंट के केस में आपको हॉरिजॉन्टल क्यों जाना है, वेट बल्ब टेम्परेचर के केस में आपको डायगोनली क्यों जाना है। समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है? ओके, अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। देखो मुझे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, अगर हमारा साइट ओवरसीज में है और वहाँ पे अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या आप थर्मामीटर लेके उधर जाओगे और उसको वेट क्लॉथ लगा के उधर का टेम्परेचर मेजर करोगे? नहीं। देखो उसके लिए मैंने सबसे पहला आंसर क्या दिया था, हमारे पास डिज़ाइन बेसिस रहता है, उसमें साइट डेटा रहता है, अगर उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली उधर से ही उठाएंगे। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, उस लोकेशन का ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेक करेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो कि आजकल हमारे मोबाइल में भी आता है। हम जिस लोकेशन में रहते हैं उसका टेम्परेचर कितना है वो हमें बताता है। उसी प्रकार हमें जिस लोकेशन का चाहिए उधर का हम टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके साथ साथ इंटरनेट पे हम उस लोकेशन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है वो चेक करेंगे। उसके लिए आपको एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे कलेक्ट करनी पड़ेगी। और जो भी मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी उस केस में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आता है, और मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है तब वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आता है, वो दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो आपके पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। अब देखो मान लो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहाँ पे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 65% है। देखो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, इसका मतलब 65 यहाँ पे किधर तो आएगा, अगर आप यही कर्व यहाँ पे लेके आते हो तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? इस पॉइंट में अगर आप देखते हो तो
जैसे ही आप एकदम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करोगे कर्व की तरफ तो आपको मिलेगा ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट कितना मिल गया? 35 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार ये जो है वो वेट बल्ब कर्व के लाइन है। अब उसे ही पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब ये लाइन अगर आप नीचे प्रोजेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा जो कि अराउंड 42 है। मतलब उस लोकेशन का जो भी वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा वो 42 रहेगा और ड्यू पॉइंट जो रहेगा वो 35 रहेगा। क्लियर है? मैंने वेट बल्ब टेम्परेचर जो भी साइट डेटा अवेलेबल था उससे कैसे निकाला। ओके, ये हो गया साइक्रोमेट्रिक चार्ट से आप वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट और जो भी आपको पैरामीटर चाहिए वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसी प्रकार ये सेम चीज़ें आप इंटरनेट से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाके साइक्रोमेट्रिक चार्ट ऑनलाइन कैलकुलेटर सर्च करना है। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगी, आप कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कर लो। वहाँ पे जाने के बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपके पास अवेलेबल है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना था? 45। ओके, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास कितनी थी? 65। अब ये दोनों डालने के बाद सिर्फ आप यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करो। अगर आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हो तो सभी पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने 65 डाला था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 45 डाला था, उस हिसाब से वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आ गया? 38। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना आ गया? 36.84। ओके, उसके साथ साथ उस एयर की एंथैल्पी कितनी आ गई? 150.66। डेंसिटी कितनी आ गई? 1.08। स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.96। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे आया है 101 किलो पास्कल। उसके बाद ह्यूमिडिटी रेशो जो कि आया है 0.0408। उसके बाद पार्शियल वेपर प्रेशर जो कि है 6234 पास्कल। उसके बाद सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी हमें मिला 9593 पास्कल। क्लियर है? ये सब डेटा हम साइकोमेट्रिक कैलकुलेटर जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Payos. Learn the smarter way.